हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनएम जेएनएम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आदि की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देख लीजिएगा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, मधुमेह या फिर पोलियो। तो वो कौन सा रोग है जो टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, यानी रोका नहीं जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मधुमेह। डायबिटीज जो है इसका कोई टीका अभी नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एशियाई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1948, 1952, 1966 या फिर 1970। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1966 में एशियाई बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस के मनीला में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किस समाजशास्त्री के अनुसार परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है? यानी किस समाजशास्त्री का ये अनुसार यानी मत है कि जो परामर्श प्रक्रिया है वह समस्या का समाधान का सम्मिलित स्वरूप है या प्रयास है? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से समाजशास्त्री हैं, रूट एंड स्ट्रॉन्ग, रॉबिन्स या फिर मारियस या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूट स्ट्रॉन्ग ने यह अवधारणा दी है, यानी उन्होंने बताया कि परामर्श प्रक्रिया जो है वो समस्या समाधान का सम्मिलित स्वरूप है या प्रयास है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, कल हमने बताया था प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग होता है? पेचिस, मलेरिया, चेचक या फिर हर्पीज। तो प्लाज्मोडियम के कारण जो होता है वो आपका मलेरिया होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। डिटेल थोड़ा देख लीजिए, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर इस परजीवी प्रोटोजोआ की वाहक होती है। इनके लिए उपयुक्त दवाएं जैसे कुनैन, कैमाक्विन, क्लोरोक्विन आदि हैं, कल भी हमने बताई थी कुछ दवाएं। जबकि पेचिस एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है तथा चेचक जो है वो आपका बैरियोला विषाणु के कारण होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा या फिर जल। तो डेंगू बुखार जो है वो प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा।
डेंगू बुखार जो है, डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में जो है प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति में जो इस प्लेटलेट्स होती है वो 2 से 4 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बाल मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है स्टेनली हॉल, पेस्टोलॉजी, पियाजे या फिर वाइगोत्स्की। तो आपको बताना होगा कि बाल मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी पेस्टोलॉजी जो हैं वो बाल मनोवैज्ञानिक के जनक माने जाते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक का जनक जो है वो पेस्टोलॉजी हैं, आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही बाल विकास का जनक जो होता है ये मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी जो हैं। और बाल विकास के जनक जो है स्टेनली हॉल को माना जाता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी बाल विकास के जनक और बाल मनोवैज्ञानिक के जनक, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है। आपको विधि बताना होगा कि वो कौन सी विधि कहलाती है। बॉटलिंग, कवरिंग, ब्लीचिंग या फिर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग तो होगी नहीं, बॉटलिंग भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये ब्लीचिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के अनुसार वर्तमान में भारत की प्रजनन दर कितनी है? आपको ये बताना होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण जो है उसके अनुसार आपको बताना होगा कि कितनी दर है भारत की। 2.1, 2.0, 2.3.0 या फिर 2.3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2.0 है वर्तमान समय में, जबकि इसकी पहले जो थी वो 2.1 थी, यानी 2.1 थी, अब 2.0 हो गई है घटकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गर्भधारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। 25 सप्ताह, 28 सप्ताह, 30 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह। तो भ्रूण की जो मृत्यु हो जाती है गर्भ में या जन्म के बाद, तो 28 सप्ताह पूरा होने के बाद जब मृत्यु होती है तो स्टिल बर्थ कहलाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। गर्भधारण के 28 सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या भ्रूण का जन्म जिसका वजन 1000 ग्राम से अधिक या जिसके शरीर की लंबाई 35 सेमी से अधिक है स्टिल बर्थ कहा जाता है। यानी कभी कभी पूछा जाता है कि स्टिल बर्थ किसे कहते हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मनोवैज्ञानिक कृष्ण ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5।
तो आपको बताना होगा कि कितनी अवस्थाओं में किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 4 अवस्थाओं में किया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है टाइपिंग। विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण देख लीजिएगा। शैशव काल जो है 1 से 3 वर्ष माना है इन्होंने। प्रारंभिक काल को 3 से 6 वर्ष माना है। उत्तर बाल्यकाल को 6 से 12 वर्ष माना है तथा किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष माना है। इन्होंने 4 अवस्थाएं मानी है, चारों का वर्गीकरण कर दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 40 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्मचक्र का समाप्त हो जाना कहलाता है। ऑप्शन है रजोनिवृत्ति, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज या फिर टेम्पो। तो आपको बताना होगा कि क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है या अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विटामिन के की कमी के कारण होता है, यानी रक्त का थक्का जमने में जम नहीं पाता है, जिसके कारण रक्तस्राव अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनोन है। कभी कभी पूछा जाता है रासायनिक नाम भी, तो इससे भी याद रखिएगा, फ्यूलोक्विनोन है इस विटामिन का नाम। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थानों पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। और ये पाया किस में जाता है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है ये, यानी विटामिन के। यहाँ देखिएगा निम्न रहेगा। निम्न में से कौन सा शरीर का वजन कम करने में सहायक नहीं है, आपको बताना है। व्यायाम, वसा का सेवन, सूप का सेवन या फिर कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ। तो निम्न रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा शरीर का वजन कम करने में सहायक नहीं है, तो वो है वसा। वसा के द्वारा शरीर का वजन बढ़ता है, फैट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है वसा और कार्बोहाइड्रेट आहार ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन भी ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन सीमित मात्रा में। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है, आपको ये बताना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सही है, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है आहार जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन सीमित मात्रा में, क्योंकि इसका जो अधिक कार्य होता है वो शरीर के जो टूटे फूटे टिश्यू होते हैं उनके निर्माण में ज़्यादा
ये काम करता है, उतनी ऊर्जा नहीं देता है। वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी सही है। वसा से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है कानून द्वारा, धर्म द्वारा, समाज द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है। ऑप्शन है 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000। तो जो जुर्माना है वो है आपका 10,000। इसके साथ ही देख लीजिएगा आगे क्या है इसमें। अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज मांगना, देना, लेना राज्य के विरुद्ध एक गैर जमानती संगीन अपराध है और जिसमें कम से कम 5 वर्ष का कारावास तथा 15,000 रुपये तक का आर्थिक दंड की व्यवस्था है। ये संशोधित अधिनियम है, सबसे पहले 1961 में बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है। ऑप्शन है जन्म और मृत्यु दर, देशांतर की दिशा, लिंग अनुपात, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है जनसंख्या की रचना करते हैं सभी सम्मिलित रूप से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 2011, 2012, 2013 या फिर 2014। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 2013 में कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ होने वाले उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम निवारण अधिनियम अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और उसके साथ साथ क्या उसमें और सारी चीज़ें हैं। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य व्यवहार में हो सकते हैं। देख लीजिएगा इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अतिरिक्त टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना तथा लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य शारीरिक या मौखिक अमौखिक आचरण करना। इन सभी के द्वारा किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का वो उत्पीड़न हो सकता है, तो उसके लिए अधिनियम लाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ये शायद हमने कल भी बताया था इसका। तो आप बताएंगे कि क्या है इसका राइट आंसर, यानी किस वर्ष में इससे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। 2004, 2005, 2006 या फिर 2007। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ संस्कृत भाषा को। ये सबसे प्राचीन भाषा भी मानी जाती है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है आशा का, मुख्य सेविका का, ग्राम प्रधान का या फिर सभी का। तो आंगनबाड़ी को जो निर्देश देती हैं वो मुख्य सेविका देती हैं। उनका निरीक्षण करने का कार्य भी मुख्य सेविका का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इस तरह आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।